हाँ भाई, चलो अब बढ़ते हैं। एडिशनल और क्वेश्चंस करने हैं अभी अपने को। इंडेज 19 के तो एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था, जरा देख लें देख लें। 23 भी हो गया था, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ भाई, इलस्ट्रेशन 24। इलस्ट्रेशन 24 निकाल लें जरा ध्यान से। इलस्ट्रेशन 24, चलो ये आ गया। हाँ, RKA Private Limited is an old company established in 19XX। ठीक है, एक बहुत पुरानी कंपनी है, 19वीं सदी की कंपनी। देखो 19th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई है, ओल्ड कंपनी है। कंपनी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल बेस एंड टुडे इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया इन इट्स इंडस्ट्री। ये तो कंपनी के बड़े बड़े कारनामे बता रहे हैं, ऐसी कहानियां बहुत सुनाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना भाई, ये पुरानी कंपनी थी और आज की तारीख में ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ 11,000 करोड़ एंड प्लानिंग टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। लिस्टेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है। 11,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, चलो बढ़िया बात है। कंपनी हैज लार्ज एम्प्लॉय बेस, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। कंपनी प्रोवाइडेड, अच्छा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय। लो आ गए असलियत पे। इंडेज 19 ये सारी कहानियां सुना रहे थे, इंडेज 19 के लिए बोल रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, दो तरह के लॉन्ग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिसमें हमने वो डीबीओ प्लान एसेट सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, to its employees. Following are the information relating to balances of the funds, assets and liabilities. लो भाई, ये प्लान एसेट भी हैं, इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की लाइबिलिटी का बैलेंस दे रखा है 1400, 1400 इन लैक्स। ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है 31 मार्च का, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट भी दे रखी है। ध्यान से सुनना, डीबीओ का लाइबिलिटी होती है, उसका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। प्लान एसेट यानी इन्वेस्टमेंट होता है, उसका आपको ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन आपको दिया है। ठीक है, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च सर्विस कॉस्ट 55 लाख रुपए है। सर्विस कॉस्ट मतलब हम करेंट सर्विस कॉस्ट की बात कर रहे हैं। पास सर्विस कॉस्ट भी होती है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको कुछ भी ना बोलें तो आप ये मान के चलना कि करेंट सर्विस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, करेंट सर्विस कॉस्ट। तो ये इस ईयर की X1 X2 की 55 लाख रुपीस की। ठीक है, कंपनी मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ 111 लाख टू द प्लान। प्लान में एक 111 का कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, और नो बेनिफिट्स वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। पीवीडीबीओ टू बैंक ये एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू प्लान, प्लान एसेट में कंट्रीब्यूट किया है। मैंने इसका मतलब ही बताया था कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लान की क्या एंट्री होती है। अभी हम देखते हैं। डिस्काउंट रेट 8% है। ठीक है, डिस्काउंटिंग का रेट चाहिए ही होता है पीवीडी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के केस में, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में। वही सब एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, रीमेजरमेंट और सारी नाटक होने वाले हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बैलेंसेस ऑफ कंपनी टू बी इंक्लूडेड इन इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च X2 and the amount to be recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended March X2। यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, प्रोवाइड द जनरल एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हाँ चलो ठीक है। देखिए, एक तो ये पूछ रहे हैं बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होगा, एसेट लायबिलिटी के वैल्यूज बैलेंस शीट में ईयर एंड पर क्या आएगी, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा ये पूछ रहा है P&L में क्या आएगा और अदर OCI में क्या आएगा। ये एक्चुअली हमसे डिस्क्लोजर पूछ रहा है। और जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्रीज भी हम कर लेंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं कि कहानी में क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन पढ़कर अधूरा सा क्वेश्चन लगेगा कि सर इसमें तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिए ही नहीं है। तो कई लोग बोलेंगे सर इसमें वो PUCM मेथड लगा के, वो प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट मेथड से
जैसे हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकाल रहे थे कि सर वो टोटल डीबीओ इतना, फिर पर ईयर इतना, वो टेबल बना ली प्रेजेंट वैल्यू की, वो सब नहीं करना है आपको, वो सब नहीं करना है। डीबीओ की लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है, अकाउंट बनवाऊंगा मैं भी, और आपको इसमें वो भी दे रखा है अपना क्या, दैट इज प्लान एसेट का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। और पूछा क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, आपसे एंट्रीज तो पूछिए लेकिन उसके अलावा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमसे क्या पूछा है, लिखें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कौन सी डेट है भाई, डेट है हाँ एज ऑन 31 मार्च X2। ठीक है सर, मैंने कहा आप ही बता दो सर, हम क्या बताएं, मैंने कहा बताओ भाई। नेट, चलो पहले ग्रॉस लिखते हैं, वैल्यू बताओ क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड क्लोजिंग बताना 1580, यस। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सर ये रुपीज इन लैक्स में दे रखा है और ये 1580 दे रखा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जो है आपको असेट्स का बैलेंस बताइए, क्योंकि हमने बात करा था डीबी और प्लान एसेट को नेट ऑफ करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग पूछे ही नहीं है, ऑफ प्लान एसेट। ऑब्वियसली प्लान एसेट फेयर वैल्यू पे होगी तो फेयर वैल्यू ही दी होगी क्वेश्चन में। तो फेयर वैल्यू है 1275 लैक्स। से दिस इज ए, से दिस इज बी, तो ए माइनस बी से, ए माइनस बी जो वैल्यू आएगी दैट इज नेट डिफाइंड लाइबिलिटी ज्यादा है ना, तो नेट डिफाइंड असेट होती तो असेट सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता, नेट डिफाइंड लाइबिलिटी। तो 1580 माइनस 1275, 1580 माइनस 1275 बराबर 305, 305। सर ये इतना सिंपल था क्या, हाँ तो पूछे इतना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्टली इसमें दे रखा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, एंट्रीज लास्ट में करेंगे, पहले कैलकुलेशन करते हैं। और हमसे P&L एक्सट्रैक्ट भी पूछा है, उसको भी लिखते हैं जरा, एक मिनट पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर वर्किंग करवाना पड़ेगी थोड़ी आराम से। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी for the year ending on, for the year ended 31st March X2। एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए बना लें, एक कॉलम रुपीज इन लैक्स के लिए बना लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी, आराम से। अब इसमें क्या आएगा जरा इसके लिए जगह छोड़ें, और एंट्रीज के लिए भी जगह एक बार छोड़ें। हाँ, एंट्रीज करते हैं, मैं पहले आपको भी याद दिला दूं क्योंकि इसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है ना कई बार। एंट्रीज लास्ट में करेंगे, ये 4-5 लाइन स्टेटमेंट की छोड़ी, मैं कुछ वर्किंग बनवा रहा हूं यहां पर, वर्किंग नोट्स। एक मिनट में वर्किंग बनवा दूं आपको, पहले वर्किंग नोट्स, उससे आपको याददाश्त क्लियर हो जाएगी। क्या थे वर्किंग नोट्स भाई, एक तो हाँ जो है नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस भी आ सकता है, उसके अलावा रीमेजरमेंट होगा। ठीक है ना, सारी चीजें तो वो अभी क्वेश्चन में कुछ चीजें दे नहीं रखी है। यस, इसीलिए आपको याद है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का अकाउंट भी बताया था, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डीबीओ।
डीबीओ अकाउंट फॉर्म में भी बन सकता है और स्टेटमेंट फॉर्म में भी बन सकता है। पहले मैं दोनों बनवाऊंगा। हाँ, ये अकाउंट है डीबीओ अकाउंट, ठीक है सर, रुपीज इन लैक्स है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना देगा, 1400 गिवन है। 1 अप्रैल का बैलेंस गिवन है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ सर बिल्कुल गिवन है। मैंने कहा बताओ कितना था, 1400, 1400। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, 2 बैलेंस कैरीड डाउन, हाँ सर ये भी गिवन है। लाइबिलिटी का बैलेंस 2 बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्वेश्चन में देख लें, ये है 1580, बिल्कुल ठीक। डीबीओ की बात कर रहे हैं अभी। सर क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि ये वर्किंग बनाने हैं? अरे भाई पीएनएल में क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा ये पूछा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछा है, तो इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, प्लान एसेट पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न डिस्क्लोज होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होता है, उसके बाद डीबीओ पर एक्चुअल गेन या लॉस आएगा, तो वो सब ओसीआई में जाता है ना, तो इसलिए अकाउंट बना के आएगा। बिल्कुल, हमने सिखाया था कि पूरा डीबीओ का अकाउंट बना दिया था, सब कुछ दिया होता तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता। इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो कुछ और निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। बाय करेंट सर्विस कॉस्ट, हाँ सर आपने एंट्री बता रखी, करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ। बाय सीएससी लिख देता हूं, चलो मैं अभी, बाय सीएससी अकाउंट दे रखी है 55 लाख, 55 दे रखी है आपको। और याद है हम ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट, पास सर्विस कॉस्ट है ही नहीं सवाल में, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट यही कैलकुलेट करवा देता हूं। इंटरेस्ट हम यही कर लेते, 1400 पर 8% से, डिस्काउंटिंग रेट 8% है, तो 1400 इंटू 8%, बिल्कुल ठीक है सर, 112, तो 112 ये आ गया। तो अब और कुछ भी नहीं है, याद करो डीबीओ में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, करंट सर्विस कॉस्ट हो गई, पास सर्विस कॉस्ट हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई। डीबीओ टू बैंक है ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा था, लिखा हुआ है कि कोई हमने लाइबिलिटी पे ही नहीं की है डीबीओ टू बैंक, ना कोई कर्टलमेंट पे किया है डीबीओ टू बैंक। मैं ये ऐसे ही लिखवा रहा हूं, पूछा नहीं है, टू बैंक नील, टू बैंक नील। मैं आपसे कहूंगा आप वो पूरा डीबीओ का अकाउंट चेक कर लीजिए जो हमने बनाया था, तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब या तो ये अकाउंट टैली होगा 1580 और इधर 1400 नहीं हो रहा टैली, 1580 बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 1580 माइनस 1400, 180, 180 माइनस 55 माइनस 112, 13 रुपीज का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इस तरफ डेबिट साइड में आ रहा है। तो मैं इसको कहूंगा बाय एक्चुरियल लॉस अकाउंट, एक्चुरियल लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये एक्चुरियल लॉस आ गया। सर डीबीओ का स्टेटमेंट बनाए, तो मैंने कहा ये लो डीबीओ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन स्टेटमेंट, एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, एक कॉलम अमाउंट रुपीज इन लैक्स के लिए। चलो भाई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी कितना था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस सर 1400 था। फिर ऐड क्या करेंगे, करेंट सर्विस कॉस्ट, क्रेडिट में क्रेडिट, ऊपर अकाउंट देख के ही बना लो, ज्यादा दिल पे मत लो। करेंट सर्विस कॉस्ट, यस सर, दैट इज 55, इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज 112, पास सर्विस कॉस्ट है नहीं कुछ भी, हाँ कोई टू बैंक ऑब्लिगेशन पेड ही नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस अलग से लिख लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। क्लोजिंग बैलेंस आप पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लोगे तो एक्चुअल लॉस निकल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ये अमाउंट था आपका 1580। हमने जो स्टेटमेंट बनाया था ना कंसेप्ट एग्जांपल में, जब मैंने थ्योरी लिखवाई थी, उसमें तो और भी चीजें थी भाई, एक्चुअल गेन और लॉस में तो जनरली एक ही चीज होगी ना, तो ये एक्चुअल लॉस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, एक्चुअल लॉस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया 13। हाँ तो ये एक्चुअल लॉस आ गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अभी एंट्रीज नहीं, अभी प्लान एसेट का भी वर्किंग नोट बना लो पहले। प्लान एसेट्स का अकाउंट
सब सिखाया हुआ है, बिल्कुल जो हमने सीखा है। प्लान एसेट अकाउंट, ये लो प्लान एसेट अकाउंट बन जाएगा जी। उसमें क्या है, ये प्लान एसेट का अकाउंट बन रहा है, ये प्लान एसेट का अकाउंट पूरा बन गया। चलो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस देखना, हाँ 1140 एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा था, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये अपने को दे रखा था कितना 1275, क्वेश्चन में गिवन है बॉस। और प्लान एसेट खरीदी, कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 111 दिया हुआ है, हो गया। हाँ 111 अपने को दिया हुआ है, एक मिनट, ये हो गया। हाँ ये क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। हाँ अब मैंने आपको देखिए बताया था, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, यहां पर देखिए टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। तो यहां पर जो है प्लान एसेट्स में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 8% से 1140 का 8%, एक सेकेंड, हाँ 1140 इंटू 8%, 91, अप्रोक्सीमेटली 91 का ये हो गया। तो अब यहां पर आप देखिए बाकी और कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट बेचे ही नहीं है। तो 1140 प्लस 111 प्लस 91, तो प्लान एसेट की वैल्यू होनी थी 1342, जबकि 1342 की जगह ये है आपकी 1275। तो इसका मतलब 67 का जो है वो एसेट की वैल्यू कम हुई, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन रीमेजरमेंट, लॉस ऑन रीमेजरमेंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और देखिए यही मैंने आपसे कहा था कि हम एक्चुअल रिटर्न केवल डिस्क्लोज करते हैं। एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 91 था 8% से, लेकिन वो कंसीडर करने के बाद 67 का लॉस हुआ। तो नेट जो एक्चुअल रिटर्न आएगा ना, वो आप देखिए वो 91 माइनस 67 दैट इज 24 आएगा। तो इसीलिए स्टडी मटेरियल में ध्यान दें, कई लोग कहते हैं ना सर एक्चुअल रिटर्न क्यों नहीं दिखा रहे हो आप। तो अगर आपको अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन करना है तो अल्टरनेटिवली प्लान एसेट का अकाउंट आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्लान एसेट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था बैलेंस 1140, यस 1140। यहां पर टू बैंक कितना था, दैट इज आपका 111, और यहां पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। भाई कई लोग पूछते हैं कि सर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट क्यों लेते हैं, एक्चुअली ले लो। तो ठीक है, फिर एक्चुअल अगर लेना है तो एक्चुअल तो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल रिटर्न मतलब इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ, तो ये ईयर फेयर वैल्यू पे लेना है ना, ये तो 1275। तो 1140 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शुरू में थी, 111 के और खरीदे 1251, तो ये 24, इसको हम टू एक्चुअल रिटर्न बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये रिटर्न आया हमारा, बैलेंसिंग फिगर। तो ये दोनों तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। और प्लान ये देखिए 24 बोल लें, या हम बोल लें कि साहब एक्सपेक्टेड हमारा 91 था, लेकिन कहीं ना कहीं 91 से बाद में उसकी वैल्यू 120, ये 67 का लॉस है, ऑन रीमेजरमेंट आ गया। क्लियर। तो प्लान एसेट, प्लान एसेट का स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है, प्लान एसेट का स्टेटमेंट अगर हम बनाएं तो आप कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1140, कंट्रीब्यूशन मेड, कंट्रीब्यूशन मेड 111। अब अगर आप बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले से बनाओ,
तो मैंने कहा भाई 8% ही एक्सपेक्टेड था मेरा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 91 हो गया। तो इस हिसाब से तो वैल्यू ज्यादा आनी थी, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, कम बच रहा है, कितना 1275। तो इसलिए लॉस ऑन रीमेजरमेंट आ गया 67। ये तो पहला वाला जो अकाउंट बनाया था उसके हिसाब से लॉस ऑन मेजरमेंट बैलेंसिंग फिगर ये आ गया मेरा 67। और या फिर और करके बनाना है तो 1140 111 एक्सपेक्टेड रिटर्न की जगह सीधे एक्चुअल ले लो, ये हटा दो और ये 1275 आ जाएगा। नेट वही बात है। हाँ, ये लॉस में भी अच्छा लाइबिलिटी है ये 400 प्लस चेक कर लो एक बार टोटल भाई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इतना। अभी अपन अपने से पूछा था क्वेश्चन में, एक तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, एक पीएनएल का एक्सट्रैक्ट, और पीएनएल में पीएनएल पार्ट और ओसीआई पार्ट। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अकाउंट बिल्कुल ठीक बात है यहां पर। चलिए हाँ, एंट्री कर लेंगे ना, एंट्री वही सारी होगी। करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ हम अलग अलग करेंगे। स्टडी मटेरियल में कंबाइंड एंट्री की हुई है अपन एक साथ। फिर एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट टू डीबीओ अपन एक साथ नहीं करेंगे, है ना। फिर यहां पर एंट्री प्लान एसेट टू बैंक, प्लान एसेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, लॉस ऑन रीमेजरमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट, बिल्कुल नॉर्मल एंट्रीज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट, अब ये हमसे पूछ रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट क्या आएगा। तो पी एंड एल एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं भाई। एक तो करेंट सर्विस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेंट सर्विस कॉस्ट आएगी, करेंट सर्विस कॉस्ट आएगी जी। तो करेंट सर्विस कॉस्ट तो 55 दे ही रखी थी, और इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो एक तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो खर्चा था वो तो इंटरेस्ट 112 था। इंटरेस्ट एक तो था, इनर कॉलम में लिख रहा हूं 112, ये तो इंटरेस्ट की कॉस्ट है। और एक इंटरेस्ट इनकम भी तो है, नेट दिखाएंगे हम। इंटरेस्ट इनकम कितनी है, हाँ इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं ना। यस 91 एक्सपेक्टेड रिटर्न 91। देखिए सबकी एंट्रीज क्लियर रखो। प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, यस तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो पीएनएल में उसका क्रेडिट इफेक्ट आएगा। तो ये 91, तो नेट ऑफ अगर मैं करूंगा तो कॉस्ट आएगी मेरी 21। ये हो गया। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल मेरा नेट 76 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और अगर मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूंगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई, तो इसमें एक तो वो लॉस ऑन रीमेजरमेंट था, एंड एक इसमें अपना था वो एक्चुरियल लॉस। तो ये था 67 और ये था 13, दोनों मिला के 80, ठीक है, दोनों ही लॉस थे। ओवरऑल पीएनएल की डेबिट में 156 आ रहा है, ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। यस, मॉड्यूल में कंपाउंड एंट्री की हुई है। अपन एंट्री पास करेंगे, देखो सीएससी टू डीबीओ 55, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ 112, ये हो गया। करेंट सर्विस कॉस्ट, फिर एक्चुरियल लॉस टू डीबीओ, एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट टू डीबीओ 13, ठीक है। ये पीएनएल टू सीएससी
55, फिर आप इसको नेट ऑफ करके देखोगे तो मॉड्यूल वाली कंपाउंड एंट्री आ जाएगी। फिर P&L टू इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। फिर यह एंट्री होगी OCI डेबिट टू एक्चुरियल कॉस्ट, OCI NR, ये एक्चुरियल लॉस, ये लो। फिर एक एंट्री होगी प्लान एसेट टू बैंक, प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कितना था 111 हो गया। फिर प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, डेबिट टू एक्सपेक्टेड इरोपा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, ये आया 91। फिर लॉस ऑन रीमेजरमेंट डेबिट, प्लान एसेट की वैल्यू में कमी आई ना, डेबिट कितना कितना आया था 67 आया था शायद ना, हाँ 67 बैलेंसिंग फिगर था, 67 टू प्लान एसेट अकाउंट। फिर ये एंट्री होगी इरोपा डेबिट टू P&L, P&L में 91 का इंटरेस्ट गया, और OCI डेबिट टू लॉस ऑन रीमेजरमेंट 67। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो अल्टीमेट एंट्री जो फाइनल एंट्री हुई है वो एंट्री हुई है P&L तो आपका डेबिट हुआ, P&L डेबिट कितने से हुआ नेट 55 प्लस 112 माइनस 91, 55 प्लस 112 माइनस 91, वो इंटरेस्ट को नेट ऑफ कर दो ना, मॉड्यूल वाली एंट्री आ जाएगी P&L डेबिट 76। फिर अल्टीमेटली OCI डेबिट कितने से हुआ, OCI 67 प्लस 13, 80 रुपीज से OCI डेबिट हुआ। प्लान एसेट तो डेबिट क्रेडिट होके प्लान एसेट अकाउंट टू बैंक, हाँ नेक्स्ट टू बैंक कितना है, आप ओवरऑल नेट एंट्री बना दो इसकी, ओवरऑल चाहो तो बना लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 DBO। ये पहले एंट्रीज लिख लो आप सारी, क्योंकि क्वेश्चन में एंट्रीज मुझे नेट एंट्री की जरूरत नहीं है। और इसमें एक स्टेटमेंट और मैं बनवा देता हूं आपको, एक स्टेटमेंट और बना के देखिए। अल्टीमेटली देखिए बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, बैलेंस शीट में नेट प्रेजेंटेशन होता है ना, तो DBO माइनस PA, DBO माइनस PA, हाँ नेट बैलेंस शीट। ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना था, ओपनिंग में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 1400 माइनस, तो हाँ तो 1400 माइनस 1140, ये कितना था देखें, 1400 माइनस 1140, 260 का तो ये था। और क्लोजिंग में DBO था अपना 1580 और ये था 1275, 1580 माइनस 1275, 305, 1580 माइनस 1275, तो ये था 305। तो अल्टीमेटली देखो आप नेट की बात करो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट लाइबिलिटी DBO, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट, क्लोजिंग बैलेंस, तो नेट ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में नेट दिखाते हैं, तो नेट फाइनल आंसर आया 45 का इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये देख लो लाइबिलिटी बढ़ गई, आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री पास कर लो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा 76 से, OCI नेट एंट्री डेबिट कितने से हुआ 80 से, और 2 DBO डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट असेट लाइबिलिटी सब PA प्लान एसेट और ये मिला के ये 45, और 2 कैश कर लो 111, ये टैली हो जाएगा 156 से।
तो जरूरी नहीं है आप ये कंपाउंड एंट्री करें, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अपन तो अलग अलग एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर, बस क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था ये, एक तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वो बना दिया, बैलेंस शीट में क्या वैल्यूज आएंगी। फिर हमने क्या बना दिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल, पी एंड एल के दो हिस्से, इंटरेस्ट पी एन एल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये सारे एक्चुरियल लॉस और रीमेजरमेंट लॉस और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये निकालने के लिए हमने वर्किंग नोट में अकाउंट बना दिए और स्टेटमेंट बना दिए। सिंपल सी बात है, कहीं कोई इसमें दिक्कत है नहीं। चलिए तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। एडिशनल क्वेश्चन में हमने वेस्टेड एब्सेंसेस के क्वेश्चन कर लिए थे, और एक बार देख लेते हैं। 1 2 हो गया, 3 हो गया। इलस्ट्रेशन 5 निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5, इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, देखो बड़ा सिंपल है। एंटिटी के कितने एम्प्लॉइज हैं, 100 एम्प्लॉइज हैं, जिनको 10 दिन की वर्किंग डेज की, 10 दिन की पीएल एसएल सिक लीव जो भी हो दी जाती होगी, और जो अनयूज्ड है वो कैरी फॉरवर्ड होती है सिर्फ 1 साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है। सिक लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर एंटाइटलमेंट, सही भी बात है, लास्ट लीफो मेथड से होगा। जैसे इस साल आपने मान लीजिए 2 छुट्टी नहीं ली, तो अगले साल 10 और 2 लेते हो आप, तो पहले अगले साल वाली 10 ही लोगे, लास्ट लीफो बेसिस। और लिखा भी क्वेश्चन में भी लिखा है लीफो बेसिस। 31 मार्च x1 को एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 डेज पर एम्प्लॉय, भाई एवरेज दे रखा है। 31 मार्च x1 को एवरेज में 2 दिन की छुट्टी अनयूज है। आपको मालूम है ना, पूरा खेल अनयूज्ड का ही है। अनयूज्ड वाली कोई के बदले में ही कैश पे करना पड़ता है वेस्टेड में, और अनवेस्टेड में वो उसी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन अलग से आपको प्रोविजन पहले ही बनाना पड़ता है। तो 2 डेज अनयूज्ड है। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट को लगता है दैट ओनली 20% एम्प्लॉई विल यूज 1 डे। ओहो, ये एस्टिमेटेड बेसिस है, ये अक्यूमुलेटेड है। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा है ना अक्यूमुलेटेड, और कैश देंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ये अक्यूमुलेटेड नॉन वेस्टेड है, तो इसमें एस्टिमेशन चलेगा। तो 20% एम्प्लॉइज ही लेंगे, वो भी 1 दिन की छुट्टी लेंगे, और सैलरी पर डे इनकी 2500 रुपए की है। तो आपको कंप्यूट द एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस इफ दे आर अज्यूम टू बी, अच्छा इसमें दोनों पूछ लिया भैया, वेस्टेड है तो क्या और अनवेस्टेड है तो क्या। तो चलिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन को आप एक बार और आराम से पढ़ ले, मैंने उसको जनरली पढ़ लिया। 100 एम्प्लॉइज थे, 10 दिन की छुट्टी देते हैं, कैरी फॉरवर्ड होती है, 1 साल के लिए होती है, लीफो बेसिस पे अवेलमेंट होगा, और ऑन एन एवरेज 2 छुट्टियां वो जो है अनयूज रह जाती हैं, और अनुमान है कि 20% एम्प्लॉय 1 दिन की छुट्टी अवेल करेंगे, 2 रह जाती है पर आगे भी 1 दिन की करेंगे, और पर डे की सैलरी 2500 है। तो हम तो एक समराइज चार्ट टाइप बनवा देता हूं मैं आपको, कुछ पूछा नहीं है, एंट्री वेंट्री नहीं पूछी है आपको, आपको तो एक्सपेंस का कंप्यूटेशन पूछा है। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस, पहली बात, इसमें सर अक्यूमुलेटेड है सर, मैंने कहा ये लो अक्यूमुलेटेड है, तो यहां पर भी अक्यूमुलेटेड लिख लो। सर 2 बार क्यों, मैंने कहा भैया एक तो वेस्टेड का पूछ रहे हैं, ए पार्ट में तो हमसे वेस्टेड का पूछ रहे हैं, बी पार्ट में हमसे नॉन वेस्टेड का पूछ रहे हैं, ठीक बात है, ये हो गया। तो वेस्टेड में तो दिक्कत ही नहीं है, 2 दिन में से कोई एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं है, 2 दिन छुट्टी उसने अनयूज रहेगी तो अगले साल कैश दे देंगे। तो 100 एम्प्लॉय को सबकी 2 दिन के हिसाब से, 1 दिन की 2500 के हिसाब से, तो भैया यहाँ तो 2500 2 5000 5 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक हो जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं, खत्म बात। और नॉन वेस्टेड में क्या होगा, इसी साल प्रोविजन तो बनेगा, भले ही वो अगले साल छुट्टी के बदले में छुट्टी लेगा। तो 100 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन इसमें से तो केवल 20% एम्प्लॉय ही है जो अगले साल यूज करेंगे, और वो भी 1 ही दिन करेंगे। तो इंटू 1 इंटू 2500, ये लो भाई सिंपल। तो 2500 इंटू 20, ओहो 50,000 रुपये आएगा, बात खत्म, सिंपल, कहीं कोई इशू ही नहीं है। ये लो शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस का भी एक और इलस्ट्रेशन हमने इलस्ट्रेशन 5 कर लिया।
एक और इलस्ट्रेशन चलो करवा देते हैं, इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाए, वो भी बड़ा आसान है। इलस्ट्रेशन 4, सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड के हेड काउंट 100 एम्प्लॉई हैं X0 X1 में। इलस्ट्रेशन 4 निकालें। एम्प्लॉय की पॉलिसी है कि एम्प्लॉयज को 30 कैजुअल लीव देंगे, जिसमें से 10 कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्ड होगी। बॉस 20 तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो रही, तो भूल जाओ, वो तो अनअक्यूमुलेटेड है। 10 ही कैरी फॉरवर्ड होगी टू द नेक्स्ट ईयर। और 30 कैजुअल लीव में 10 कैजुअल लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, 1 साल है वो भी। और 10 सिक लीव है, जिसमें से 2 सिक लीव ही कैरी फॉरवर्ड होगी एज पेड लीव। ठीक है ना, पेड लीव का मतलब वेस्टेड हो जरूरी नहीं है, वो तो सारी सिक लीव पेड लीव होती है। ये जितने भी शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एक्सपेंसेस हैं, इनका एक और नाम पीएलबी है, पेड लीव। क्या आप उस दिन छुट्टी करोगे तो भी आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी। पेड लीव का मतलब वेस्टेड मत मान लेना। तो भाई अल्टीमेटली 30 कैजुअल लीव है, जिसमें से 10 ही कैरी फॉरवर्ड होगी, तो मुझे 10 से ही मतलब है, और वो भी नेक्स्ट ईयर 1 साल ही होगी। 10 सिक लीव में से 2 ही कैरी फॉरवर्ड होगी, बात खत्म। ये अक्यूमुलेटेड हो गई, मुझे नॉन अक्यूमुलेटेड देखना ही नहीं है। 31 मार्च को एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट 5 दिन पर एम्प्लॉई है कैजुअल लीव का। 10 में से 5 जो है कैजुअल लीव जो है वो क्या है, अनयूज्ड है ऑन एन एवरेज। नहीं, वो 10 लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन 5 अनयूज्ड हुई है तो 5 ही कैरी फॉरवर्ड होगी ना भाई। छुट्टी 30 कैजुअल लीव अलाउड थी और 25 उसने छुट्टियां ले ली, तो 10 कैरी फॉरवर्ड कैसे हो जाएंगी, बची ही 5 है। ठीक है, और 1 डे पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव, वो एक्चुअली अनयूज्ड है। तो भाई 10 में से उसके बाद 2 सिक लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, पर उसने 9 छुट्टी ले ली, तो 1 ही अनयूज बची, तो 1 ही है उसके पास, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, तो मेरे लिए तो अल्टीमेटली मतलब किससे बॉस, अल्टीमेटली मेरी अनयूज्ड तो है 5 कैजुअल लीव, 5 कैजुअल लीव मेरी अनयूज्ड है, मुझे तो अनयूज्ड देखना है, और 1 सिक लीव है। मैं इससे ज्यादा कैरी कर पाता, लेकिन उससे ज्यादा छुट्टियां मैंने ले ली, तो कैरी होगी नहीं, बस यही कैरी हुई है ऑन एन एवरेज। ये सारी चीजें देखना, ये अक्यूमुलेटेड लीव्स की बात हो रही है पहली बात तो, और अक्यूमुलेटेड में नॉन वेस्टेड है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसके बदले में अभी तक कैश देंगे, है ना सर। वो सिक लीव के साथ पेड लीव लिखा था, तो सारी लीव कैजुअल लीव भी पेड लीव होती है। जितने भी शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस होते हैं वो पेड लीव ही है, मतलब आप उस दिन छुट्टी ले लोगे तो भी आपके नॉर्मल तनख्वाह नहीं कटेगी। पेड लीव होने का मतलब वेस्टेड नहीं है। वेस्टेड में लिखा होना चाहिए कि आपको इतना ये छुट्टी नहीं लोगे तो कैश मिलेगा, ऐसा लिखा नहीं है अभी उसमें। ऑन एन एवरेज इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ सच एम्प्लॉय हु वुड बी क्लेमिंग कैजुअल लीव, ये उम्मीद की जाती है कि 30 एम्प्लॉय तो ये छुट्टियां लेंगे, और वो 100 होंगे उससे। ये तो एक्यूमुलेटेड नॉन वेस्टेड का केस है ना, तो इसमें तो एस्टिमेशन चलेगा। और 10 एम्प्लॉय ये सिक लीव वाले हैं, केवल 100 में से केवल इतना ही है। लो भाई, तो सिंपल है, बात ही खत्म हो गई। हाँ, सैलरी पर डे सवाल में दे नहीं रखिए, आपको बताना है कंप्यूट द लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक लीव एंड कैजुअल लीव। तो सीधी बात है, 30 एम्प्लॉय के केस में 5 यानी 150 डेज की सैलरी, ये तो ये आएगा। सैलरी पर डे नहीं दे रही तो अमाउंट कहां से निकालूंगा मैं, है ना। और 10 इंटू 1 तो ये 10 डेज सैलरी, 150 डेज सैलरी, इसका प्रोविजन बनाएंगे, और ये 10 डेज सैलरी का प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, केवल आज की तारीख में अक्यूमुलेटेड है, नॉन वेस्टेड है, तो एक ही एम्प्लॉय ऐसा है जो 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि इन सिक लीव का अगले साल छुट्टी के बदले में छुट्टी लेंगे। तो वो तो अक्यूमुलेटेड, जो अक्यूमुलेटेड में नॉन वेस्टेड होती है, तो भले ही वो छुट्टी अगले साल लेंगे, पर प्रोविजन तो इस साल बनेगा ना। इसमें सवाल में अमाउंट कुछ भी नहीं दे रखा है। तो 10 एम्प्लॉय हैं और वो भी एक छुट्टी लेंगे, तो 10 एम्प्लॉय की एक छुट्टी यानी एक दिन, तो जैसे 10 दिन की जो सैलरी है उसका प्रोविजन बनेगा। ऐसे 30 एम्प्लॉय की 5 छुट्टियां, तो 150 दिन की सैलरी का प्रोविजन बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये इलस्ट्रेशन 4 भी हो जाता है। ठीक है ना, ये एडिशनल क्वेश्चंस हमने कर लिए। हालांकि ये क्वेश्चंस मैं जनरली होमवर्क में भी देता हूं, आप खुद भी इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल प्रॉपरली ढंग से पढ़े हैं, क्लास हमने लिए, तो ये क्वेश्चंस अपने से आज के जो तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए एडिशनल, ये हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, टाटा कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।